हेलो मेरे एनीमे के दीवानों, गोजो एक्सप्लेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का एपिसोड नंबर 3 को। इसके पहले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को। एपिसोड नंबर 3 जिसका नाम है दी नोटबुक। एपिसोड की शुरुआत होती है ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में, जहां एक टेंशन भरा माहौल है। डन स्मिथ एक आदमी से पूछताछ कर रहा था। ये आदमी वही है जो पहले एपिसोड में क्लाइन का पीछा कर रहा था और इसका नाम है जेनकिंस। डन अब अपनी बियॉन्डर वाली पावर का इस्तेमाल करता है और जेनकिंस के सपनों में झांकता है। सपनों में छुपे सच को वो खींच लाता है और पता चलता है कि एंटीगोनस फैमिली की किताब इसके पास थी, लेकिन इसने वो किसी और को बेच दी। लेनार्ड उसकी गर्दन के पीछे एक सिंबल देखता है और समझ जाता है कि यह आदमी सीक्रेट ऑर्डर के लिए काम करता है। अभी के लिए इतना समझ लो कि सीक्रेट ऑर्डर बुरे लोगों का ग्रुप है और वो भी उसी नोटबुक के पीछे हैं। अगर वो इसे हासिल कर लेते हैं तो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन लोगों को वह नोटबुक सीक्रेट ऑर्डर से पहले ढूंढनी होगी। तभी एक आदमी आकर बताता है कि क्लाइन को नोटबुक के बारे में कुछ पता चला है। पिछले एपिसोड में क्लाइन को पता चला था कि ओरिजिनल क्लाइन उस किडनैपर वाले घर में जा चुका है और उसके ठीक सामने वाले कमरे में एंटीगोनस नोटबुक देकर आया था। अब ये सब लोग वापस उसी घर में जाते हैं जहाँ यादें, रहस्य और मौत साथ बसे हुए हैं। कमरे में इन्हें एक औरत की सड़ती हुई लाश मिलती है। माहौल में एक अजीब सी घुटन है। लेनार्ड बोलता है कि इसके ठीक सामने वाले कमरे में किडनैपर्स उस बच्चे को लाए थे। कितना इत्तेफाक है ना। इन्हें कमरे में कोई नोटबुक नहीं मिलती, लेकिन उन्हें पता चलता है कि जिस औरत की यहाँ लाश पड़ी है उसका एक बेटा भी है। तो अब उन्हें लगता है कि वही नोटबुक लेकर भागा होगा। अब ये क्लाइन से कहते हैं कि वो अपनी पावर का यूज करके रे बीबर की लोकेशन का पता लगाए। क्लाइन अपनी पावर यूज करता है, लेकिन अचानक उसकी छड़ी कमरे में घूमने लगती है और वो क्लाइन को ही मारने की कोशिश करती है। डन उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि कोई दूसरी शक्ति क्लाइन के काम में टांग अड़ा रही है। तो अब इन्हें किसी दूसरे तरीके से रे बीबर की लोकेशन पता करनी होगी। इसके बाद हम डन और क्लाइन को चानिस गेट के सामने देखते हैं, जहां डन क्लाइन के नए सूट की तारीफ करता है और उसे एक पेंडुलम भी देता है जो कि उसकी पावर यूज करने में हेल्प करेगा। डन बताता है कि होली कैथेड्रल से उन्हें परमिशन मिल गई है कि वो ग्रेड 2 का सील्ड आर्टिफैक्ट यूज कर सकते हैं। दोस्तों, सील्ड आर्टिफैक्ट्स पावरफुल आइटम होते हैं जिन्हें बियॉन्डर किसी टूल की तरह यूज कर सकते हैं और इस बार ये लोग उसका इस्तेमाल रे बीबर को ढूंढने में करने वाले थे। ये आर्टिफैक्ट बैकलैंड वाले ऑफिस में था और वहां से इनके शहर टिंगन लाया जा रहा था। बैकलैंड से 3 लोग उस आर्टिफैक्ट को लेकर आते हैं, बोर्गिया और हार्सन। ये दोनों सीक्वेंस 7 और 8 के बियॉन्डर्स हैं। इनके साथ एक लड़की भी थी, डेली, जो सीक्वेंस 7 की बियॉन्डर है। डेली से क्लाइन एपिसोड 1 में भी मिला था जब वो उसके माइंड में झांकने आई थी। हार्सन बोलता है, हमारा मिशन बहुत खतरनाक है, इसमें हमें सीयर वाले बियॉन्डर को नहीं ले चलना चाहिए क्योंकि इसके पास लड़ने की कोई पावर नहीं है। जो आर्टिफैक्ट ये लोग लेकर आए थे उसका नाम है 2049। डन पूछता है, 2049 थोड़ा ज्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा? हार्सन कहता है, अगर तुम्हारा शक सही है कि रे बीबर एंटीगोनस फैमिली का ही कोई वंशज है तो उसे ढूंढने के लिए 2049 से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट एंटीगोनस फैमिली ने ही बनाया था। अब ये लोग आर्टिफैक्ट को बाहर निकालने वाले थे। हार्सन अब सबसे कहता है, अपना एक हाथ उठाकर ऊपर नीचे करते रहो और कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है। क्लाइन सोचता है, ये क्या मजाक है, ऐसे तो स्कूल के बच्चों को पीटी करवाते हैं, लेकिन सब कर रहे थे तो क्लाइन भी एक्सरसाइज करने लगता है। इसके बाद ये लोग आर्टिफैक्ट को खोल देते हैं और उसके अंदर से एक जोकर जैसा पपेट निकलकर बाहर आता है। शुरू में क्लाइन को वो बहुत क्यूट लगता है, लेकिन तभी वो पपेट क्लाइन पर ही हमला कर देता है। क्लाइन का पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था, जैसे वो भी एक कठपुतली बनने वाला हो। पर तभी लेनार्ड पीछे से धक्का देकर क्लाइन को नॉर्मल कर देता है। ये डॉल असल में लोगों को पपेट बनाकर कंट्रोल कर सकता है। ये अपने आसपास 5 मीटर के दायरे में किसी भी इंसान को अपना टारगेट बना सकता है, लेकिन एक मामूली धक्का देकर उस इंसान को डॉल के चंगुल से निकाला जा सकता है, जैसे अभी लेनार्ड ने किया। अब ये डॉल क्लाइन के पीछे पड़ जाता है। डन कहता है, क्लाइन के पास एंटीगोनस की नोटबुक थी, शायद उसीलिए ये डॉल क्लाइन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और इतने में वो डॉल डन को भी अपना टारगेट बना लेती है, लेकिन डेली धक्का मार के उसे नॉर्मल कर देती है। यही वजह थी कि ये लोग अपना हाथ ऊपर नीचे कर रहे थे, ताकि अगर ये डॉल किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करे तो बाकी लोग उसे धक्का मार के बचा सके। अब डॉल के सामने रे बीबर का कोट रखा जाता है और जैसे ही डॉल उसे देखता है वो गुस्से से कांप उठता है। इससे साफ हो जाता है कि रे बीबर एंटीगोनस फैमिली का वंशज है और यही डॉल अब उनकी लोकेशन तक इन सबको ले जा सकता है। अब ये सब बाहर निकलते हैं और बाहर भी लोग अजीब हरकतें कर रहे हैं, हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, जिससे क्लाइन को जबरदस्त शर्मिंदगी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ रे बीबर एक पुराने वेयर हाउस में पहुंच चुका है, जहां वो एंटीगोनस नोटबुक की पावर को अपने अंदर
एब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। वो एक डार्क रिचुअल परफॉर्म करता है और उस नोटबुक को सीधा अपने पेट में समा लेता है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है और उसका शरीर बदलने लगता है। वो एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है। तभी वहाँ एंट्री होती है जोकर की। हाँ, वही जोकर जिसे हमने पहले एपिसोड में देखा था, सीक्रेट ऑर्डर का हिस्सा। वो नोटबुक लेने आया था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि नोटबुक रेबीबर के पेट में जा चुकी थी। तभी वहाँ आते हैं डन और बाकी नाइट हॉक्स। हाँ, वही डॉल उन्हें यहाँ तक ले आया था। क्लाइन अब अपनी सीयर पावर से देखता है कि इस वेयर हाउस में कुछ बहुत खतरनाक है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है एक भयानक मॉन्स्टर बाहर आता है, जो और कोई नहीं, खुद रेबीबर होता है। सब उससे भिड़ जाते हैं। लेनार्ड अपनी पोयम पढ़कर उसे सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई असर नहीं। डन डेली से कहता है कमजोरी का पता लगाओ। डेली अपनी आई ऑफ टेड स्किल का यूज करती है और समझ जाती है कि मॉन्स्टर को हराने के लिए उसे कम से कम 3 सेकंड्स तक पकड़े रखना होगा। डन अपनी पावर से उसे बांधता है और क्लाइन को दिखता है नोटबुक उसके पेट में चमक रही है। अब मॉन्स्टर के शरीर से स्पाइक्स निकलते हैं, जिससे डन और लेनार्ड घायल हो जाते हैं। क्लाइन अब एक्टिव होता है और नाइट स्लम्बर स्किल यूज कर मॉन्स्टर को सुला देता है। डेली आगे बढ़ती है और उसे गुब्बारे की तरफ फोड़ देती है, लेकिन डेली खुद भी घायल हो जाती है, जिसे हीलिंग पोशन देकर ठीक किया जाता है। अब क्लाइन नोटबुक को उठाता है, लेकिन तभी पीछे से जोकर आकर उसे छीनने की कोशिश करता है। डन गोली मार देता है, पर वो बस एक छलावा था। डन क्लाइन से कहता है नोटबुक को छुपा लो, कोई निश्चर 2049 के पास मत जाना, क्योंकि ये जोकर सीक्वेंस 7 का बियॉन्डर है, मतलब इन सब से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब एक कमाल की फाइट शुरू होती है। जोकर बिल्कुल सर्कस के जोकर जैसा एक्शन करता है, कोई उसे छू भी नहीं पाता, लेकिन क्लाइन की गोली उसके पेट में लग जाती है और वो जोकर उस घाव को अपने हाथ में ट्रांसफर कर लेता है। फिर वो 2049 का बॉक्स खोल देता है, जो बाहर आते ही सबको फ्रीज कर देता है और पपेट बना देता है। अब जोकर की पावर नोटबुक की वजह से और भी डेंजरस हो गई थी। क्लाइन अब एक प्लान बनाता है। वो रिचुअल वाला मंत्र पढ़ता है और ग्रे फॉग वाली दुनिया में चला जाता है, ताकि पपेट कंट्रोल से आजाद हो सके। अब वो वापस आता है और एक्टिंग करता है कि वो अब भी कंट्रोल में है। जोकर उसके पास आता है और कहता है नोटबुक मुझे दे दो, बदले में तुम्हें छोड़ दूंगा। बाकी सब बेहोश हो चुके होते हैं, लेकिन लेनार्ड की शैडो पावर से वो भी होश में आ चुका था। अब क्लाइन और जोकर आमने सामने होते हैं। जोकर बताता है सीक्वेंस 8 का नाम है क्लाउन। क्लाइन अब उस पर अटैक करता है और जोकर गलती से पपेट की रेंज में आ जाता है और खुद फ्रीज हो जाता है। क्लाइन अब उसे गोली मार देता है। मरने से पहले जोकर बोलता है हॉर्नाकिस, जिसका मतलब किसी को नहीं पता। अब पपेट का बॉक्स बंद कर दिया जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। लेनार्ड कहता है तुम भी मेरी तरह स्पेशल हो। एंटीगोन्स नोटबुक को चाइनीज गेट के अंदर सील कर दिया जाता है और क्लाइन अब खतरे से बाहर है। डन भी क्लाइन की तारीफ करता है, तूने सच में अच्छा काम किया है। क्लाइन अब जोकर की बॉडी को देखता है और डन उसे समझाता है तूने गलत नहीं किया, तूने बहुतों की जान बचाई है। क्लाइन बताता है अब वो जान गया है कि अगला सीक्वेंस क्लाउन है। अगले दिन हार्सन 2049 को लेकर पैकलैंड वापस लौट जाता है और वो भी क्लाइन की तारीफ करता है। तू सीक्वेंस 9 है, लेकिन तूने सीक्वेंस 7 वाले को हरा दिया, मैंने इससे अच्छा सीयर नहीं देखा। अब क्लाइन घर लौटता है और महसूस करता है कि उसका पोषण डाइजेस्ट हो चुका है, जबकि नॉर्मल पोषण को डाइजेस्ट होने में सालों लग जाते हैं। क्लाइन अब हॉर्नाकिस शब्द का मतलब जानने के लिए मिस्टर एजिक से मिलने जाता है, जो यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री टीचर है। एजिक कहता है उसे भी ज्यादा जानकारी नहीं है। क्लाइन ये नहीं बताता कि वो एक बियॉन्डर बन चुका है। एजिक उसे कहता है संभल के रहना। क्लाइन चला जाता है और सीन का धमाकेदार ट्विस्ट आता है। एजिक कोई मामूली टीचर नहीं, उसकी शैडो से एक स्केलेटन निकल कर बाहर आता है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है।